पहले तो ये बताइए बोर्ड बिल्कुल विजिबल है? सर ओके। तो और वो भी हम चैप्टर जो आपका स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ये होगा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के बारे में होगा। बोर्ड में बेटा आप जहां से हम चैप्टर का लिख रहे हैं छोड़ दीजिए, ऊपर थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है कि हल्का सा फोकस है, लेकिन लाइट को बंद कर देंगे तो कुछ दिखाई भी तो नहीं देगा ना, उसको छोड़ दीजिए। जहां से हमने मटेरियल लिखा है वो आप पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ जाकर लास्ट में है, मैं आपको बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आज मैं जैसा कि आपको बता रहा हूं कि बेटा अपनी जो फर्स्ट बुक है उसका एक चैप्टर बाकी है, इसके आगे दो चैप्टर और हैं। एक सिक्योरिटी से रिलेटेड है, सुरक्षा किससे है, और दूसरा है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। पिछले साल दोनों चैप्टर अपने सीबीएसई के सिलेबस से निकाल दिए गए थे फॉर दी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स में वो चैप्टर नहीं आने थे। तो होपफुली हम ये कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इस बार भी यही होगा, जो चैप्टर पिछले साल नहीं थे वो इस साल भी नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अगर हमें मिलेगी तो हम उस चैप्टर को इंक्लूड कर लेंगे, अगर ऐसा कुछ हुआ तो। अगर हम कराते हैं तो कहीं अगर वो चैप्टर नहीं आए तो इट विल बी द टाइम विच कैरीज द इम्पोर्टेंस, मतलब टाइम वेस्ट होगा अगर ऐसा हमने किया और वो चैप्टर आपके इंक्लूड नहीं हुए, बिकॉज हमें एग्जाम ओरिएंटेड चल रहे हैं, अपने एग्जाम्स को ध्यान में रख के काम करना है। तो अभी आपका एक चैप्टर है जो सबसे लास्ट है, दैट इज द ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। उस चैप्टर को हम आगे नहीं ले रहे हैं, उसको बाद में ले लेंगे। और आज आपका चैप्टर जो थर्ड है, वैसे आपकी बुक में फोर्थ चैप्टर होगा, क्योंकि एक चैप्टर आपका द हेजमनी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो चैप्टर भी है नहीं, इस साल नहीं है वो। तो वो नहीं होने की वजह से ये आपका चैप्टर 3 हो जाएगा। और इसमें है सत्ता के नए केंद्र, इसका चैप्टर का नाम हो गया न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। आपके बुक में शायद होगा सत्ता के, क्या है बुक में, विकल्प के बारे में दे रखा होगा, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर होगा आपकी बुक में। लेकिन अभी मैं बार बार बता रहा हूं आपको, जब ये चैप्टर कराया गया तब भी मैंने कहा था कि बेटा इस चैप्टर का नाम सत्ता के नए केंद्र रख दिया गया है। सत्ता मतलब पावर, शक्ति, और शक्ति के नए केंद्र का मतलब पहले जैसे हम सोचते थे कि वर्ल्ड के अंदर दो ही ताकतवर देश हैं, कितने बार हो चुका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और दूसरा यूएसएसआर। तो 1990 और 1991 के बीच में 1991 तक यूएसएसआर टूट चुका है, उसके 15 हिस्से हो चुके थे। तो ये तो जो है इंटरनेशनल एरिना में विश्व के मानचित्र पे ताकतवर कंट्री के रूप में रहा नहीं, क्योंकि इसके टूट के तो 15 हिस्से हो गए, आप बता रहे हैं। तो इसका मतलब एक ही देश हो गया जो कि पूरे विश्व के अंदर सबसे ताकतवर है, वर्चस्व जिसका है देश पूरे विश्व के अंदर। हमने जैसे अभी बात कर रहे थे परमानेंट 5 की बात कर रहे थे, जो सबसे मतलब जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 देश मेंबर हैं, स्थायी परमानेंट मेंबर्स हैं, तो उसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जैसा कि आप जानते हो, जितने भी देश 5 और 4 मेंबर और हैं उनके अगर छोड़ दें तो सबसे बेहतर, मतलब उनको छोड़ देंगे उन सभी में, पांचों में सबसे ताकतवर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। और उसके बारे में भी हमने बात की थी कि क्यों इसको ताकतवर माना जाता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। बिकॉज जो यूनाइटेड नेशन बना, संयुक्त राष्ट्र, उसके बनाने में इसकी अहम भूमिका है, मेन रोल इसने प्ले किया है यूनाइटेड नेशन को बनाने में। दूसरा ये है कि देश वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी इकोनॉमी है आज के देश, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, हर मामले में सबसे एडवांस है, न्यूक्लियर पावर स्टेट है अमेरिका। तो हर तरह से ताकतवर, और यूनाइटेड नेशंस के जितने भी ऑफिसेस हैं, कार्यालय हैं, वो सारे के सारे यूनाइटेड स्टेट के अंदर ही है। यूएनओ के जितने भी कार्यालय हैं, संयुक्त राष्ट्र के ऑफिसेस हैं,
वो ज्यादातर संयुक्त राष्ट्र के ऑफिसेस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, और संयुक्त राष्ट्र को चलाने के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ती है वो पैसे का भी 22-23% जो टोटल जितना कंट्रीब्यूट किया जाता है उसका 22-23% सिर्फ अकेला देश देता है, वो अमेरिका। तो जो पैसा सबसे ज्यादा लगा रहा है, जो वर्ल्ड के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे बड़ी है संयुक्त राष्ट्र, उसमें उसके अंदर उसके लोग ज्यादा हैं, उसकी जितनी ब्रांचेस हैं उनके ऊपर अमेरिका का कब्जा है ज्यादातर पे, तो इस वजह से ये सबसे ताकतवर देश है, ये तो मान लिया हमने। अब ये ताकतवर देश है तो हमने बात की थी जब इस चैप्टर को करा रहे थे बेटा कि इसके और भी कोई मुकाबले में खड़ा होने वाला अगर कोई एक देश नहीं है तो कोई और ग्रुप ऑफ कंट्रीज हो, मतलब कई सारे देश मिलकर जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मुकाबला करने की पोजीशन में हो, तो है क्या ऐसा कोई देश के कई देशों का एक समूह ऐसा कोई है क्या? फिर हम एक एक करके ऐसे एक एक के बारे में बात करेंगे कि विश्व में एक ताकतवर देश तो हमें दिखाई नहीं दिया है, कुछ देश उसकी बात करेंगे जो आगे जाके अमेरिका का ताकत करने की मतलब बलबूता रखते हैं अपने आप में, लेकिन पहले ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे, कई सारे कंट्री एक साथ मिलके, और फिर इनके बाद में सबसे लास्ट में हम एक एक देश को देखेंगे जिसमें चाइना सबसे इंपॉर्टेंट है जो अमेरिका को टक्कर देने की पोजीशन में। यहां तक क्लियर हो गया इस चैप्टर का पर्पज क्या है कि वर्ल्ड के अंदर अभी 91 के बाद में सिर्फ एक देश ताकतवर बचा है, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब हम ये देखने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मुकाबले में कोई और विश्व में संगठन है क्या, ग्रुप ऑफ कंट्रीज है क्या? अगर हैं तो उन कंट्रीज ग्रुप ऑफ कंट्रीज क्यों किस तरह से वो अमेरिका का मुकाबला करने की पोजीशन में, आखिर क्या है उन देशों के पास जो अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं? तो उस जब हम बात करेंगे एक एक ग्रुप की तो उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे कि अमेरिका का मुकाबला करने में किस तरह से सक्षम है ये ग्रुप, ठीक है ना। और फिर सारे ग्रुप के 3 ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद में 4-5 कंट्री के बारे में बात करेंगे जो अमेरिका का मुकाबला करने के पोजीशन में है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? यस सर। तनु सिर्फ हिना अंकिता ये सब क्या सिर्फ हम बैठे रहेंगे क्या? सभी की तरफ से मैं मैसेज देखना चाहता हूँ। पेजेस को पढ़ लेना सब कुछ है, नहीं है कि पेजेस पढ़ लिया उससे सब कुछ नहीं क्लियर हो जाता। ओके, अभी भी कुछ बच्चों का मैसेज करने में शायद दिक्कत हो रही होगी उनको। हाँ, प्रैक्टिस कर लेना घर जाने के बाद में ना, मैसेज करने का प्रैक्टिस कर लो तुम लोग बेटा, जो नहीं कर पा रहे हो। 13 स्टूडेंट है तो 13 का मैसेज होना चाहिए। खैर एनीवे, अभी हम बात करते हैं एक एक को लेंगे कौन कौन से ऐसे संगठन हैं जो अमेरिका के मुकाबले करने में सक्षम है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जब भी पढ़ेंगे पहले आज तो इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, सारे कौन कौन से संघ हैं और कौन कौन से कंट्रीज हैं। तो यूरोपियन संघ के बारे में बात करेंगे कि यूरोपियन संघ जो यूरोप के देश हैं उनका जो एक ग्रुप बना हुआ है, वो जो यूरोपियन यूनियन है वो उन किस तरह से अमेरिका के कंपैरिजन में बराबर आके कहीं ना कहीं खड़ा होता है। तो हमने कंपैरिजन किस हिसाब से देखना होगा भाई, कोई भी देश विश्व के अंदर ताकतवर या कोई ग्रुप है तो हमारा पैरामीटर्स में क्या चीजें रहेंगी, उस देश की इकोनॉमी, उस देश की मिलिट्री पावर, यानी कि अगर कई देश है तो कई देशों की मिला के मिलिट्री पावर, उनके एजुकेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उन देशों में विकास कितना हो रहा है, उनके पास टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें रहेंगी। इन चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं कि भाई हाँ, अमेरिका की जो इकोनॉमी है इतनी स्ट्रांग है तो क्या यूरोपियन यूनियन की उसके मुकाबले में कहाँ खड़ी है, हम ये बात करेंगे।
फिर अमेरिका की सेना के बारे में जैसे बात किया हुआ कि सबसे एकदम प्रिसाइज जहां भी टारगेट करना है, विश्व के किसी भी कोने में जाकर अमेरिका में बैठे हुए अमेरिका के सैनिक वहीं से टारगेट कर सकते हैं। यानी कि जब आपके पोखरण के अंदर जब न्यूक्लियर की तैयारी कर रहे थे, हम 1998 की बात कर रहे हैं, जब न्यूक्लियर विस्फोट की जो तैयारी हो रहे थे, तो उसके ऊपर भी वो नजर रख रहे थे। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी है। तो हम कंपेयर करते टाइम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन किस तरह से अमेरिका का मुकाबला कर पाता है। तो हम हर कहीं पर इसी को कंपेयर करेंगे अमेरिका के साथ कि अमेरिका के पास में फला है और यूरोपियन यूनियन के पास में ये है। तो हमको पता लगेगा अमेरिका के लगभग मोर और लेस, क्योंकि इतने सारे कंट्री है, सारे डेवलप्ड कंट्री हैं यूरोप के, जो 27 कंट्रीज हैं जो इसके अंदर यूरोपियन यूनियन में हैं। ब्रिटेन एग्जिट कर गया इस यूनियन से, इसलिए अभी 27 देश है। तो इनकी बात करेंगे तो ये तो यूरोप के देश हो गए। अब उसके बाद में बात करेंगे दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। अब हम आएंगे एशिया के अंदर। यूरोप की बात कर ली, यूरोप के बाद में अमेरिका में तो जो अमेरिका महाद्वीप है वहां पर अमेरिका ही ताकतवर है। कनाडा को हम इतना कहीं मुकाबले में नहीं लेते हैं। और फिर दूसरी तरफ दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप की बात करें तो वहां भी कोई ऐसा देश नहीं है, अकेला देश नहीं है, या कोई ऐसा ग्रुप भी नहीं बना हुआ कि वो कहीं ना कहीं अगर मुकाबला करने की पोजीशन में हो। बात करेंगे वहां से एक दो देश है, ब्राजील है, जो हमारे साथ में मिलकर कहीं ना कहीं हम बात करते हैं कि अमेरिका ब्रिक्स नेशन की बात करेंगे तब बताएंगे हम। ब्रिक्स नेशन है, उसमें ब्राजील है जो दक्षिणी अमेरिका से है, वो मुकाबला करने की पोजीशन में, मतलब मिलके हमारे देशों के साथ में, रशिया के साथ, भारत के साथ, चाइना के साथ ब्राजील मुकाबला करने की पोजीशन में है, मिलकर, अकेला नहीं। तो दक्षिण पूर्व एशिया में आएंगे हम। फिर एशिया के राष्ट्रों की बात करें, वो भी पूर्व के राष्ट्र, दक्षिण पूर्व के राष्ट्रों की बात करेंगे, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं आसियान। ये हिंदी में आसियान लिखा है, ये एक्चुअली इंग्लिश का वर्ड है। जैसे हिंदी में लिख दिया दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, यानी कि दक्षिण एशिया के दक्षिण और पूर्व में जो राष्ट्र हैं उनका संगठन, उनका ग्रुप है, उसको आसियान के नाम से इंग्लिश में आसियान बोलते हैं। आसियान, ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि जो साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशंस हैं वो हैं, और वो टोटल 10 देश हैं जो कि आसियान के मेंबर हैं। तो 10 देशों में अब हम ये सोचने वाले हैं कि 10 देश आपस में मिलकर किस तरह से काम कर रहे हैं। आसियान के देश बड़े इंपॉर्टेंट है पूरे जो साउथ ईस्ट के अंदर देखें तो ये आसियान के कंट्री आने वाले दिनों में, भविष्य में ऐसा लग रहा है कि एशिया के अंदर चाइना और जापान को छोड़ दें तो इनकी, ठीक है इनकी पॉपुलेशन कम है, बहुत कम, लेकिन ये सारे ऐसे कंट्रीज जो काफी डेवलपमेंट की तरफ से जा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो एशिया के अंदर सारे चाइना और जापान को बात छोड़ दें तो सभी डेवलपिंग कंट्रीज में कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन ये जो आसियान के देश है, ये अपने आप में एकदम प्रोग्रेस की रफ्तार इन्होंने पकड़ ली है। इनके पास में नेचुरल रिसोर्सेज काफी हैं, और पहले क्यों नहीं किया, आपके पास क्वेश्चन उठता है, क्योंकि पहले ये कॉलोनीज थे, इनके ऊपर यूरोप के कंट्री का शासन चल रहा था, और उसके बाद में इनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप करने में कभी जैसे फ्रांस का रूल रहा, कभी ब्रिटेन का रूल रहा इन साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री के ऊपर। तो उस पीरियड में इनकी कमर तोड़ दी थी, इनके देशों की इकोनॉमी खराब हो चुकी थी, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा एकदम मतलब चरमरा गया था। लेकिन जैसे जैसे ये कॉलोनियल रूल से आजाद हुए, फिर उसके बाद में इन्होंने काफी प्रोग्रेस की। तो इनमें हम देखने वाले हैं 10 कंट्री में, जैसे ब्रुनेई है, कंबोडिया है। मैं आपके पास इसका मैप मैं पहले भेजा था बेटा, जब हम मैप वाला काम कर रहे थे स्कूल में तो करा था। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। तो ये तो सारे 10 मेंबर हो गए जो आसियान के 10 कंट्री हैं। और साथ ही साथ इन 10 कंट्री के और भी साउथ एशिया में 2 और इंपॉर्टेंट कंट्री है, जैसे कि तिमोर लिस्ते के नाम से है, ठीक है ना, तिमोर लिस्ते, और पपुआ न्यू गिनी के नाम से है।
वो भी साउथ ईस्ट एशिया के हैं, लेकिन अभी तक उनको जो आसियान के देशों की मेंबरशिप नहीं मिली है, लेकिन ये ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर मैंने कहा था, जब भी किसी ग्रुप में आप मेंबर बनने की इच्छा जताते हैं तो कुछ पीरियड तक एज ए ऑब्जर्वर उस ग्रुप की मीटिंग्स वगैरह आप अटेंड कर सकते हो। तो ये सभी देश, जो 2 देश हैं, पपुआ न्यू गिनी और तिमोर लिस्ते, ये ऑब्जर्वर जैसे काम कर रहे हैं। जल्दी ही इनको मेंबरशिप मिल जाएगी तो 12 हो जाएंगे देश। तो ये दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं, अब इनका मिलकर किस तरह से काम कर रहे हैं, आखिर पर्पस क्या है कि ये एक अमेरिका के वर्चस्व को मिला के टक्कर देने की पोजीशन में है। तो इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री तो बिल्कुल नहीं, इनकी सेना इतना है नहीं, इनका पर्पस ही नहीं है कि हम मिलिट्री के पावर दिखाते हुए बाकी देशों के साथ में हम मुकाबला करें। तो कहने का मतलब मिलिट्री नहीं तो फिर किस चीज पर, कौन से मुद्दे हैं जिनके ऊपर मिलकर ये सभी देश काम कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया के देश। तो उसमें है इनके पास में पहला तो इंटर गवर्नमेंट कोऑपरेशन, यानी कि जो सारे के सारे 10 देश हैं, इनकी सरकारें आपस में मिलकर काम करने वाली है। किस किस पर्पज को लेकर काम करेंगे कि ये सभी देशों की इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाए, इकोनॉमिक यानी कि ट्रेड वगैरह आपस में सभी देशों के बीच में व्यापार करोगे, बिजनेस करोगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दोगे, तो ऑब्वियसली आपकी जो देश की जो प्रोग्रेस है, जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का मतलब आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, तीनों सेक्टर से मिला के जो आय होती है उसको आप जीडीपी बोलते हो, ठीक है ना। तो ये चाह रहे हैं कि इन देशों की अगर मिलकर काम करेंगे तो इकोनॉमी अपने आप में बूम करेगी, एकदम स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। दूसरा है पॉलिटिकल लेवल पे ये काम करने वाले कि देश के सभी जितने भी देश हैं ये साउथ ईस्ट एशिया के, ये पॉलिटिकली आपस में जुड़ के रहेंगे, बीच बीच में मीटिंग्स करेंगे और मीटिंग्स करके लीडरशिप के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ताकि आपस में देशों के बीच विश्वास को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। क्योंकि ऐसा भी रहता है ना, जो पड़ोसी देश रहता है तो उसके ऊपर हम ज्यादा शक की नजर से देखते हैं कि भाई ये कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा है कि जिससे कि हमारे देश को खतरा हो जाए। तो आपस में पॉलिटिकल लेवल पे मीटिंग्स वगैरह होती रहेंगी, मिलते रहेंगे आपस में, तो ये खतरा नहीं रहेगा। और ये भी मैं बता दूं कि न्यूक्लियर पावर कोई देश नहीं है, इनकी पॉलिसी है कि न्यूक्लियर फ्री रहेगा ये जोन, ठीक है ना। और यहाँ पर जैसे ट्रेड भी आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी ना के बराबर, यानी कि काफी रिडक्शन करके लेके आएंगे, ताकि देशों का आपस में, यानी कि अगर मान लो कि ब्रुनेई कंबोडिया को कुछ भेजता है तो कंबोडिया में कंबोडिया अगर उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा देगी तो वो उनके देश में ज्यादा पैसे में मिलेगी वो चीज। और सिमिलरली ऐसा ही वापस होगा, जब मतलब वाइस वर्सा, जब अगर ब्रुनेई को कुछ भेजा जाएगा तो इससे क्या चीजें महंगी होती है। तो इन्होंने आपस में कोऑपरेशन किया है कि हम जो गुड्स के ऊपर जो ड्यूटी लगती है, इंपोर्ट ड्यूटी कह लीजिए, एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो उसको हम कम करके रख देंगे। सिक्योरिटी के ऊपर काम करेंगे कि आपस में सारे के सारे देश, जितने भी साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, वो इन सभी देशों की सुरक्षा के लिए एक इन्होंने भी अपना एक संगठन बनाया है, जो एक पिलर है इनकी। जब 3 पिलर्स की बात करेंगे, आसियान के 3 पिलर्स की, तब हम बात करेंगे। उनमें से एक पिलर्स सिक्योरिटी को देखने के लिए है कि जितने भी देश आसियान के सदस्य देश हैं उनके अंदर सुरक्षा का माहौल रहे, सेफ्टी करे। देखो, किसी भी देश में डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब उस देश में शांति बनी रहे, सुरक्षा हो और बाहर से कोई एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहरी आक्रमण का कोई डर ना हो। तो अगर आपस में सभी देश मिलकर चाहें तो ये पॉसिबल है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। फिर मिलिटरी ये आपस में जुड़ेंगे, ठीक है ना, सैनिक रूप से जुड़ेंगे, लेकिन सैनिक रूप से इस तरह से जुड़ेंगे अपने सिक्योरिटी थ्रेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि ये सारे देश एक साथ मिलकर अपनी सुरक्षा के लिए काम करेंगे। ऐसा नहीं है, यूरोपियन यूनियन का जो नाटो बना है ऐसे नहीं है। नाटो के बारे में आप बात याद हो, अगर आपको मैं याद करा पाऊं, तो नाटो क्या कर रहा है, नाटो के जितने देश हैं उनमें से किसी एक देश के ऊपर भी अगर कोई
आक्रमण कर देता है तो सारे देशों के ऊपर माना जाता है और सारे देश फिर एक साथ मुकाबला करते हैं। लेकिन इनका ऐसा नहीं है, ये अपनी सिक्योरिटी को बना के रखेंगे। तो दूसरे देशों को, जो और पड़ोसी देश हैं, जो एशिया के आजू बाजू में जो इनके देश हैं, ठीक है ना, तो उनको लगेगा कि मिलकर सुरक्षित सिक्योरिटी के मामले में भी एक साथ है, तो आक्रमण दूसरे देशों का होने की संभावनाएं कम हो जाती है। फिर आ जाता है आपका मिलिट्री के बाद में एजुकेशन के ऊपर भी ये काम करने वाले हैं कि जितने भी साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं वहां का एजुकेशन लिटरेसी रेट और अच्छा हो, वहां पर एजुकेशन सभी लोग अच्छे से पाए, टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर काम करें। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि जब सारे देश आजू बाजू में है, पड़ोसी देश है, नेबरिंग कंट्रीज हैं, एक दूसरे से बॉर्डर लगा हुआ है, तो इनकी सोशियो कल्चर एक जैसा होगा, मतलब रहन सहन, खान पान, बोली में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एक रूपता देखने को मिलेगी, समरूपता देखने को मिलेगी। तो इसके ऊपर भी काम करने वाले हैं कि सभी देशों के अंदर एक सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट हो और ये देश भी आपस में एक दूसरे के कल्चर से, एक देश के सामाजिक स्थिति से और ज्यादा जान पाए। यहां तक क्लियर हो गया यूरोपियन यूनियन के बारे में कितने देश हैं और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या किस बात को लेकर ये काम कर रहे हैं। जल्दी। यस सर। चलो वेरी गुड, सतपाल का है आंसर। बस जल्दी कर दिया करो, मैसेज करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट हो जाता है आपके पास में शार्क, ठीक है ना। ये भी आप नाम से पता लग रहा है कि ये भी एशिया के साउथ में है, एशिया के साउथ के देश है सारे के सारे। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कंट्रीज, यानी कि एशिया के साउथ में जो देश है, एसोसिएशन मतलब उनका ग्रुप है क्षेत्रीय कंट्री को, क्षेत्रीय देशों का। साउथ एशिया के जो आजू बाजू में देश हैं उनका आपस में ग्रुप है जिसको आप शार्क के नाम से बात करते हो। 1985 में हम डिटेल्स में बात करेंगे तब पूरा एक एक देश। अभी यूरोपियन संघ के बारे में बहुत बातें होनी है, यहीं पर खत्म नहीं हो गया यूरोपियन संघ। फिर आप इसके बारे में, आसियान के बारे में भी बहुत डिटेल में डिस्कशन हो चुका है और करेंगे, और शार्क के बारे में भी बात करेंगे। शार्क के बारे में जितने भी शार्क के कंट्रीज है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो ये शार्क के देश पहले गिन लेते हैं कौन कौन से देश हैं। तो ये हो जाएगा, आप अल्फाबेटिकली चलना चाहो अल्फाबेटिकली चल सकते हो, जैसे बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है। तो ये सभी के सभी, और कभी कभी हम अफगानिस्तान को भी देते हैं, ठीक है ना, साउथ एशिया में लेते हैं। और अफगानिस्तान भी मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि इसमें है या नहीं, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है अफगानिस्तान के बारे में। अगर आप देखोगे तो भारत के जितने भी बॉर्डरिंग स्टेट हैं वो सारे के सारे हैं, छोड़ के म्यांमार को। हालांकि म्यांमार भी साउथ ईस्ट में आता है, लेकिन भारत के पूर्व के जो राज्य हैं उनसे लगा हुआ है। तो इसमें हमने भूटान को लिखा कि हाँ भूटान है। तो ये सभी देश हैं, ठीक है ना। तो ये भारत के सारे पड़ोसी राज्य हैं। जब हम इसको शार्क को पढ़ेंगे तो शार्क के सारे देशों के बारे में किस तरह से संगठन काम करता है, शार्क देश। लेकिन आखिर में क्या है, इसका कंक्लूजन यहीं पे आएगा, शार्क की सफलता और विफलता इसी बात पे निर्भर करती है कि एक तरफ पाकिस्तान भी इसका मेंबर है, दूसरी तरफ भारत भी है। जिन दोनों देशों के बीच में आपस में संबंध इतने अच्छे नहीं है, तो इस वजह से शार्क का फेलियर माना जाता है। शार्क की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर या तो, अरे हमें नेपाल नहीं लिखा गया है, या तो भारत को लेकर या पाकिस्तान को लेकर ज्यादा डिस्कशन शुरू हो जाते हैं। तो जितने भी शार्क के देश हैं बीच बीच में यह बात उठती है कि भाई भारत, जितने भी जो ये साउथ एशिया के देश हैं उनके ऊपर अपना वर्चस्व, जैसे अमेरिका पूरे विश्व के अंदर, तो ऐसे ही भारत अपने साउथ
के अंदर जितने भी एशिया के देश हैं उनमें अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है, अपनी दादागिरी दिखाना चाहता है। और यहाँ के साउथ के अंदर जितने भी कंट्री हैं एशिया के, उनके जबरदस्ती मतलब उनके साथ में करना चाहता है और उनकी मार्केट की पॉलिसीज इस तरह से करना चाहता है भारत, ताकि भारत को ज्यादा प्रॉफिट हो। ऐसी उनको शंकाएं हैं, ऐसा उनको लगता है कि भारत की ये पॉलिसी है। लेकिन भारत बार बार इस बात को लेकर क्लियर करता है कि हमारे इस तरह की कोई मंशा नहीं है, इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहता। खैर, जब हम इस शायर को पढ़ेंगे तो और पूरा डिटेल्स में इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके बाद में फिर एक और रह जाता है, मैंने आपको बताया था ब्रिक्स नेशंस है, ठीक है ना? याद आ रहा है ब्रिक्स का? ग्रुप्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो जब हम पढ़ रहे थे इस चैप्टर को तो हमने ब्रिक्स को भी पढ़ा था। ठीक है ना? अरे याद आ रहा है किसी को ब्रिक्स के बारे में बेटा? क्या है फुल फॉर्म ब्रिक्स की? किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं? अमृता बोल रही है हाँ सर पढ़ा तो था, सुना तो है ये नाम, लेकिन अभी उसके बारे में याद नहीं आ रहा। खैर ये हो जाएगा। इसमें जो 5 कंट्री है उनके नाम को लेके जो पहला अल्फाबेटिक लेटर है उसको लेकर ये बनाया हुआ है। यानी कि बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स के अंदर ये 5 देश हैं। साउथ अफ्रीका ने बाद में ज्वाइन किया ब्रिक्स को, आप जब पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये अपने आप में क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी बात करने की जरूरत है कि ब्रिक्स जो नेशंस है सिर्फ 5 देश है, और 5 देश की हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका के कहीं ना कहीं बराबर जाके खड़े होने की पोजीशन में है। तो ऐसा क्या है ब्रिक्स नेशंस में? बताएं मेरे को कि किस तरह से, जैसे हमने हर एक के बारे में बात की, तो ब्रिक्स नेशन इस तरह से किस तरह से आप देखते हो कि ये अमेरिका के बराबर कहीं खड़े होने की पोजीशन में है, अमेरिका की टक्कर में है? बताइए, कोई 2 पॉइंट बताइए। नाको? ओके, किसी की तरफ से नहीं। तो ये सारे के सारे जितने भी देश हैं जो विश्व के, अफ्रीका को छोड़ दीजिए, साउथ अफ्रीका को छोड़ दीजिए, तो ये 4 जो देश है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, ये विश्व के वो देश हैं जो ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए तो एरिया के, इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, इनके पास में विश्व का काफी मतलब ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया है। ठीक है ना? तो ज्योग्राफिकल एरिया ज्यादा है तो उसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा होंगे। ठीक है ना? आपको पता है कि चाइना तो पूरे विश्व के अंदर हर प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो चाइना के अंदर मिल ही जाता है। ऐसे अफ्रीका के अंदर ब्राजील भी ठीक ठाक है, रसिया के बारे में भी ऐसा ही है, और इंडिया के अंदर भी प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। यानी कि इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ये बहुत अच्छे देश हैं, इनकी ज्योग्राफिकली, और इन्होंने काफी बड़ा क्षेत्र घेर के रखा हुआ है। दूसरा, अगर बात करें इनका पॉपुलेशन जो है, तो पॉपुलेशन के मामले में छोड़ दे साउथ अफ्रीका को, तो ये 4 बड़े देश हैं जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन के अंदर काफी मायने रखती है, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। और फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी ये काफी डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना? इनका जो प्राइमरी सेक्टर नहीं, सेकेंडरी सेक्टर जो इंडस्ट्रियल के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में इनकी जो जीडीपी है वो बिल्कुल मिला के अगर इन देशों की जो जीडीपी देखा जाए तो वो काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, और आने वाले दिनों में ये काफी प्रोग्रेस कर सकते हैं, ऐसा सोचा जाता है। तो ये तो हो गया आपके 1 2 3 4। ठीक है? 4 नेशंस, 4 ग्रुप ऑफ कंट्रीज के जो संगठन है उनकी बात कर ली। ये जो बात की है ना बेटा, इनमें कोई एक अकेला देश नहीं है, ये देशों का समूह है
जिनको मिला के ये आपस में बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, अमेरिका के मुकाबले में आ जाते हैं। ठीक है ना? बहुत अच्छी बात है, नाम के कंट्रीज तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आज के दिन इतना इंपॉर्टेंस नहीं है नाम का, नॉन अलाइन मूवमेंट का ना। सिर्फ उसको हमने देखा था। आप उसके नाम से सोचिए, देखो बेटा, वो बना क्या था, बना किस लिए था कि एक तरफ ये कोल्ड वॉर का बात है ना, दो जो विश्व की बड़ी ताकतें हैं, एक तरफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, दूसरी तरफ यूनाइटेड यूएसएसआर थे। तो ये जो विश्व को इन दो देशों ने बांट डाला कि भाई या तो आप इस तरफ आइए या इस तरफ आइए, और कोई दूसरा विकल्प नहीं है आपके पास में। आपको याद आ रहा होगा जब हम फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे थे, कोल्ड वॉर इरा को, तो पूरा बटा हुआ था। उस पीरियड में ये इंपॉर्टेंट इसलिए था कि इन्होंने, ये न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थे, और इन्होंने सोचा था कि अगर हम किसी एक ग्रुप को चुन लेते हैं तो ऐसा तो नहीं कहीं जाकर हम उनके फिर दोबारा से कॉलोनियल पीरियड में चले जाएं, उनकी दादागिरी के अंडर में, कंट्रोल में आ जाएं। लेकिन जैसे जैसे जब यूनी पोलर वर्ल्ड हो गया, पूरे विश्व के अंदर एक ही देश की ताकत रह गई 1991 के बाद, तो नाम ने भी अपने आप को चेंज कर लिया। ठीक है ना? जो नाम बना जिस पर्पज के लिए था, वो पर्पज ही खत्म हो गया। नाम ही उसका यह है कि नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी कि निर्गुट, किसी भी गुट के साथ नहीं। जब गुट ही एक खत्म हो गया, एक अकेला रह गया, तो उसका मेन प्राइमरी पर्पस था वो बदल गया, और वो बदलने के बाद में नाम रह गया अपनी। फिर उन्होंने अपनी बातें उठाना शुरू किया यूनाइटेड नेशंस के अंदर, अपने मतलब एक इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हो जाए इन देशों का, क्योंकि सारे के सारे जो नाम के देश हैं, छोड़ दे कुछ एक कंट्री को, तो वो सारे देश वही हैं जो 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इंडिपेंडेंट हुए। और इनको काफी इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस खराब थी, तो इनका पर्पस तो आज भी अगर कोई बात करे, इतना रिलेवेंस ही नहीं है, नाम का बात भी आप नहीं सुनते हो कि कोई ऐसे भी कोई सम्मेलन, इनकी कोई मीटिंग्स के बारे में नहीं चर्चा की जाती है। लेकिन अगर है भी तो वो बस सारे डेवलपिंग कंट्री एक साथ आ जाते हैं और अपनी मांग को एक साथ उठा सकते हैं यूएनओ के अंदर, इतना तो सुनते हैं इसके बारे में। लेकिन इस चैप्टर में नाम को शायद मेरे ख्याल से आपने भी नहीं पढ़ा होगा। पढ़ा है क्या? जब हमने पढ़ाया था तब क्या नाम के बारे में डिस्कस किया था नया? हाँ, तो इसलिए नहीं लिया गया कि उसका इंपॉर्टेंस ही 1991 के बाद में खत्म हो गया। यानी कि उसने अपने परिस्थितियों के हिसाब से नाम ने अपने आप को, अपना पर्पस भी अलग कर दिया। पहले जिस पर्पस के लिए था वो बोला कि भाई वो पर्पस ही अभी नहीं रहा, तो फिर उन्होंने बदल दिया। तो नाम इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सारे आपने बात कर लिए जितने ग्रुप्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। फिर हम इनके कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप पढ़ोगे चाइना के बारे में। ठीक है ना? चाइना के बाद में फिर रशिया के बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है? रशिया, ये बात सही है कि टूट गया, लेकिन टूटने के बावजूद भी तो आपने ये देखा कि रशिया, ओके बता देंगे, लास्ट में कर देंगे। चाइना के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता ही है चाइना तो अपने आप में इकोनॉमिकली देखे, पॉपुलेशन के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के, उनकी उनके देश के अंदर जिस तरह से प्रोग्रेस हो रही है, वो अपने आप में हर तरफ से आप देख लीजिए। जिस तरह से उन्होंने कोविड क्राइसिस को डील करके कितने जल्दी ये समस्या को कंट्रोल कर लिया। ठीक है ना? तो हर तरह से उनकी आर्मी को देखोगे, उनकी जीडीपी की बात करोगे, हर तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। चाइना के बारे में बात करें, सभी देशों की बात करें जो
अपने आप में अमेरिका के बराबर है। रशिया के बारे में बात करें तो रशिया आपको पता ही है यूएसएसआर का सबसे लार्जेस्ट स्टेट था और यूएसएसआर के ऊपर ही पूरा रशिया ही कंट्रोल कर रहा था। तो आज भी रशिया, कुछ साल लगे इनको, मतलब उस कंडीशन से निकलने के बाद में, जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ तो अगले 10 सालों तक लगा कुछ पीरियड, लेकिन उसके बाद में रशिया अभी अच्छे खासे से उन्नति कर रहे हैं। तो रशिया हो गया। फिर उसके बाद में कौन सा देश ले सकते हो आप इजराइल ले लो। इजराइल है, मिडिल ईस्ट के अंदर है। मिडिल ईस्ट के अंदर छोटा सा देश है, लेकिन जितने भी कंट्रीज के आसपास में हैं सारे मुस्लिम्स कंट्री है और उनसे लड़ते हुए इनकी टेक्नोलॉजी, इनकी आर्मी, इनकी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है। मतलब सब लोग पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सब रिसर्च डेवलपमेंट का काम, जितने भी वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनी है, एप्पल की बात करो, जो भी आप ले लीजिए, सबके ऑफिस वहीं पे है, हेडक्वार्टर वहीं पे है, इजराइल के अंदर है। तो इस तरह से इजराइल काफी प्रोग्रेस कर रहा है हर तरह से, हर मायने में। और इसके पास एक बड़ा ड्रॉबैक है कि इसके पास में नेचुरल रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं है। इसके बावजूद भी ये मतलब बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। तो इजराइल की बात करेंगे और फिर भारत की बात भी करेंगे, ठीक है। इंडिया को ले लो, ठीक है। इंडिया भी काफी प्रोग्रेस कर रहा है। भारत हर तरह से छोड़ दें इस क्राइसिस को, पीरियड को, तो भारत के बारे में जब डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। फिर उसके बाद में आपकी बुक में एक जगह जापान के बारे में दे रखा है और एक और देश दे रखा है जापान के साथ ही, कौन सा देश है मेरे को याद नहीं आ रहा, एक देश और है, दोनों लास्ट के अंदर है। तो ये पूरा का पूरा आप इस चैप्टर में बात कर रहे हो, ठीक है। यस, साउथ कोरिया, हाँ साउथ कोरिया है, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। साउथ कोरिया और जापान, जापान की अगर कहें तो जापान के पास भी सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस 0% ना के बराबर, उसके बावजूद भी जापान इतना डेवलप कर रहा है। बाकी देशों से रॉ मटेरियल मंगाता है, उससे अपने यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट तैयार कराता है और उसके बाद में दूसरे देशों को फिर वही, यानी कि भारत से लोहा लिया, उससे स्टील तैयार किया, लोहे की क्वालिटी अगर 70-80% प्योरिटी है तो स्टील में कन्वर्ट हो जाता है और उससे फिनिश प्रोडक्ट तैयार किया, फिर भारत को वापस कर दिया। तो इस तरह से ये मतलब इनके पास जो कह सकते हो टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस है जापान के पास। आर्मी के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत पहले हो चुका है यहाँ पर। अगर एशिया में कोई देश है जो यूरोप के देशों के मुकाबले में है तो जापान ही है। शुरू से ही इस पीरियड में स्टार्टिंग से ही जापान कंधे से कंधा मिलाकर यूरोप के देशों के साथ चल रहा था। चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर देखें तो ये फुली डेवलप्ड कंट्री है। ये इसका कहिए कि एशिया में है, बस इतना है। तो साउथ कोरिया भी ऐसे है, टेक्नोलॉजी जितने भी आप प्रोडक्ट देखते हो आपके घर में या आपके पास गाड़ी या जो भी बात करो, टीवी से लेकर, साउथ कोरिया से बहुत सारे जो ब्रांडेड कंपनी है वो साउथ कोरिया की होती है। तो उस मामले में साउथ कोरिया की इकोनॉमी भी डेवलप कर गई, ठीक है। अब बात किया था कल यूनिसेफ के बारे में बात कर रहे थे कि यूनिसेफ मतलब UNI है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है बेटा ये। तो यूनिसेफ क्या है, ये बच्चों के लिए एक सोच के, बस आप इस तरह से मोटे रूप से सोचिए कि बच्चों के भविष्य को लेकर हम सिर्फ बाकी में क्या काम कर रहे थे, किसी के एजुकेशन, लेकिन ये यूनिसेफ जो काम करता है वो बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करता है, ठीक है ना। अब ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब उनका फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट, सब तरह से बच्चों के विकास के ऊपर फोकस काम करके, फोकस इसका है सिर्फ बच्चों के लिए। यानी कि इसके पास में जो फंड होगा, जो पैसे कलेक्ट किए जाएंगे
वो बच्चों के विकास के लिए लगाने वाला है। ठीक है, इसको देख के आप पढ़ोगे तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। इसको देखने के बाद में बहुत ज्यादा कुछ है ही नहीं, सिर्फ इतना ही आप लिखोगे तो भी। बस यूनिसेफ कब हुआ, ये मेरे ख्याल से ये शायद पहले से है, इसके जो यूनाइटेड नेशंस के बनने से पहले का है, इसका डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट कब है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या प्रमोट करने के लिए काम कर रहा है। बस दो ही चीजें तो लिखनी है, इसमें किसी देश का नाम, पार्टिकुलर किसी कंट्री का तो नाम लिखना ही नहीं। यूनिसेफ जितने भी यूनाइटेड नेशंस के सारे जितने भी कंट्रीज हैं, उनके सभी देशों के लिए, सभी देशों के बच्चों के लिए काम करता है, किसी पार्टिकुलर एक देश के बच्चों के लिए तो काम कर नहीं रहा। तो जितने भी यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में बात करते टाइम ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो टाइम क्या हो गया, अभी हो ही गया होगा होपफुली। अब ये मेरे को अच्छा नहीं लगता, यहाँ बात करते करते 14 स्टूडेंट से 9 रह गए, और उनके पास में बहाने बड़े मजेदार मिलेंगे। जब मैं कॉल करता हूं तो फिर उनको झूठ की मदद लेनी पड़ती है। फिर झूठ बोलना शुरू करेंगे, सर ये हो गया था, सर मेरा नेटवर्क चला गया था, सर मेरा ये था। तो सुधार करो अपने अंदर, झूठ बोलने से थोड़ा सा बाज आ जाइए। चलो, टाइम नहीं बताया आपने। ठीक है, आप फिर मैं बता रहा हूं, शतपाल तुम्हारे बात नहीं हो पाई। आप कल भी मैंने जिनको बोला, किसी ने, क्या तुम लोग ऐसा सोचे, मेरी जगह आप खड़ा होके क्यों नहीं सोचते? मैं बार बार बोल रहा बंद हूँ। आ रहा सर, हैं? स्विच ऑफ था सर। फोन स्विच ऑफ था। फोन स्विच ऑफ था सर आपका। दोनों फोन पे अवेलेबल है, दोनों फोन पे किसी पे भी कर लीजिए, मैंने दोनों इसी में सिम पे डाला हुआ है। ठीक है। कल की थी जब बंदा आ रहा था। अरे बेटा, कल तो मैंने मैसेज किया था ग्रुप में, जाके देखो कौन से फोन पे बात करने हैं। उस पे ही किया था सर, उस कांटेक्ट पे ही किया था, लेकिन सर वो स्विच ऑफ बता रहा था। नहीं बेटा, चलो खैर कोई नहीं, आज आप मेरे से बात कर लेना। और स्पेशली निखिल, निखिल के शायद फादर ने बोला हुआ है कितने तारीख के लिए। फोकस सिर्फ और सिर्फ अभी फीस के ऊपर है, पढ़ाई के साथ में आप कई, मेरे को मिल रहा है ऐसा, बोल रहे हैं घर वाले कि हमने तो बच्चे को बोला है, उसको बोला है कि फीस भर के आ जाओ, बच्चा को नहीं भर के आ रहा। ठीक है सतपाल, मेरे से बात कर लेना। नहीं, तुम्हारा मेरे पास मैसेज नहीं आया फी डिपॉजिट का। कोई नहीं, हम देख लेंगे, एक बार बात कर लेना। तो आ गया तो मुझे मंजित का मिला है आज, और मंजित के अलावा भी एक बच्चे का, 2 का मिला है जिन्होंने भर दिए। बाकी सभी, तनु, तनु, यस सर। हाँ आपकी फी नहीं भरी गई है। अब तुम बाद में बात ही नहीं करोगे तो फिर मुझे तुम्हें यहां बोलना पड़ेगा, कशिश, कशिश। सर हाँ आपकी भी फी नहीं भरी गई है क्या बेटा? अभी नहीं भरी सर। हाँ तो फिर आपने आपके पेरेंट्स से बात की थी ना। क्या बोले हैं? ऐसे बोले अपना आप भरवा देंगे। बेटा ये नहीं है ना, हमने तो आपको ये कहा है कि 15 तारीख से पहले भरी जानी है। तो वो आपने, वो मेरे को पूछ के बताना है, अभी मेरे को मैसेज कर देना, क्योंकि आपके फादर के कांटेक्ट नंबर हमारे पास है नहीं। सर है तो सही आपके पास। चलो आपने अभी आज कल मेरे को परसों भेज दो। कंप्लेन करी थी जब किया था। आप कोई नहीं बेटा, आज दोनों मोबाइल मेरे पास ही है, दोनों का मैं, मतलब दोनों की सिम एक में डाला हुआ, आप मेरे से बात कर लेना। धीरज का हो गया। निखिल, आप, निखिल बोलिए। कोई मेरे को आवाज नहीं आ रही, बाकी सबका आवाज आया, तुम्हारा नहीं आ रहा निखिल। यस अगर सर। आवाज नहीं आ, हाँ बोलो।
यस सर नहीं, मेरे को डेट बताइए, 15 से पहले कब भर रहे हो फीस? आज बाबा सर पापा बाहर गए हुए हैं, आएंगे तब भर के जाएंगे। आज? ठीक है बेटा, ठीक है। और शाइल? सर 14 तारीख को हो जाएगी। 14 को हो जाएगी। 14 इज फाइनल फ्रॉम योर साइड, ठीक है। यस सर। ठीक है बेटा, सभी एग्जिट कर जाइए।